अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, द लोकल जर्नलिस्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। आज हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास मुलाकात में जनाब सैयद रूहुल अमीन साहब, जो कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। आइए इनसे हम आपको रूबरू कराते हैं और IMA से रिलेटेड तमाम चीज़ों पर चर्चा करते हैं। रूहुल अमीन साहब, आपका द लोकल जर्नलिस्ट में खैर मकदम है। ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन, ये एक्चुअली क्या है? देखिए, AIMA ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन दरअसल एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर पिछड़े हुए वर्ग जो हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, इन लोगों के ऊपर हम लोगों का हम काम करते हैं। ख़ास तौर से जो बंगाल पे दलित पिछड़े हुए माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, इन लोगों को कॉन्शियस भी करना हमारा संगठन का मकसद है। इसके अलावा भी सोशल वर्किंग, जैसे सोशल रिफॉर्मिंग है, सोशल समाज के अंदर जो लोगों के अंदर जो गलत फहमियाँ है, जैसे पोलियो के बारे में समझ लीजिए, या तो दूसरे कम्युनिटी जो है उन लोगों के बारे में, ये सारे काम हम हमारे संगठन से करते हैं। और एजुकेशन के ऊपर हम काम चर्चा करते हैं। एजुकेशन में जो लड़के स्कूल छूट हो जाते हैं उन लोगों के ऊपर भी हम काम करते हैं। और जो कम उम्र में जो माइनॉरिटीज़ लड़की लोग को शादी वगैरह में है, तो उनके फैमिलीज़ को हम लोग अवेयर करते हैं कि 18 साल से पहले। इस तरह से सोशल जितने पॉजिटिव जो साइड है, जो लॉ एंड ऑर्डर सरकार की तरफ से है, ये सारी चीज़ को हम काम करते हैं। सर, हमें सुनने में मिला है कि IMA की तरफ से ये लीगल एड्स भी प्रोवाइड की जाती है। जी, पश्चिम बंगाल को ले और पूरे पश्चिम बंगाल के साथ हिंदुस्तान में पूरे आज के दिन जो सबसे बड़ी मुश्किल है माइनॉरिटीज़ के लिए ख़ास तौर पे, ये है कि हमारे यहाँ पे आज लोगों को कानून पता नहीं है। और इसके ऊपर ज़्यादातर जो पुलिस वाले हैं, ये भी जुल्म करते हैं कभी कभार कि ये लोग लोगों को बगैर बेवजह उठा के ले जाते हैं। जैसे समझ लीजिए कि कोई फैमिली में कोई क्राइम किया, तो वो बंदा को नहीं मिला तो उसके बाप को, उसके फैमिली को उठा के ले जाते हैं। तो इस तरह के जो माहौल होता है, तो हम वो सारे फैमिली को लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। और इलेक्शन के वक्त ख़ास तौर पे देखा जाता है कि कुछ लोगों को बेवजह केस दिया जाता है, गरीब आदमी इन लोगों को, अपोजिशन पार्टी की तरफ से। तो हमें ये सारे इतने फैमिली लोगों को हम लोगों की तरफ से आईनी जो सहायता है उसको दिया जाता है। चूँकि सर अभी कोविड-19 को लेके पूरे हिंदुस्तान में महामारी चल रहा है, लोग परेशान हैं। सरकारें, इंडिया कम से कम महीने भर से ज़्यादा हो गया लॉकडाउन पर है। तो बहुत सारे हिंदुस्तान की जो आबादी है वो माइग्रेंट्स हैं, जो डेली वेजेस में रहती हैं। आप लोगों की तरफ से सर हमें सुनने में आया कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वेस्ट बंगाल के राशन और फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है, तो इस पर आप हमें बताएं क्या। देखिए, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के जो और एक खुसूसी बात है मैं बताना भूल गया था, वो ये है कि हम डिजास्टर सिचुएशन जो आता है समाज में, कोई भी डिजास्टर सिचुएशन होता है, जैसे कि फ्लड आ जाना, बाढ़ आ जाना, सैलाब आ जाना, या कहीं अर्थक्वेक हो जाए, तो ये सारे डिजास्टर सिचुएशन में हमारे संगठन के लोग काम पे उतर जाते हैं। तो इससे पहले भी बंगाल पे बहुत जगह जब बारिश की वजह से सैलाब आ गया, फ्लड आ गया, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को काम करते रहते हैं। और आपको पता है कि एक वक्त हमारे नेपाल में जो अर्थक्वेक हुआ, तो वहाँ भी हमारे लड़के उस जगह पे जाके, तो ये जो डिजास्टर सिचुएशन कोई भी आता है, तो हमारे संगठन की ओर से हम लोगों तक सर्विस पहुँचाने का एक कोशिश जारी रखते हैं। तो और ये कोशिश भी इस वक्त है कि अभी भी एक तरह की डिजास्टर सिचुएशन आ गया बंगाल और पूरे हिंदुस्तान पे, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लड़के लोगों को, जो ख़ास तौर से गरीब फैमिली और कुछ मिडिल क्लास फैमिली ऐसे भी हैं जिन लोगों का तो बाहर से ये समझ में नहीं आता कि ये इनकी ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूरतमंद है, तो हमारी तरफ से राशन इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक फैमिली के लिए एक फैमिली पैक हम लोगों ने बनाया है, तो ये फैमिली पैक हम लोग भेजते रहते हैं उसके फैमिली पैक। सर, ये जो जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक आप लोगों ने कितने लोगों तक पहुंचाया है ये राशन, और कहाँ, क्या, कौन कौन से मतलब डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों ने ये काम किया? देखिए, लॉकडाउन शुरू हम लोग फुल फेज़ 1 अप्रैल से काम करना शुरू कर दिया।
अभी तक हम मोर देन 50,000 फैमिली को हमने ये सर्विस प्रोवाइड किया और हमारे पूरा प्लान है रमज़ान के आखिर तक हम लोग 1 लाख फैमिली को ये फूड सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ख़ास तौर से बंगाल के जो ज़िला हैं, मुर्शिदाबाद है, पश्चिम मिदनापुर है, ये पूर्व मिदनापुर है, हावड़ा है, हुगली है, 24 परगना है, कलकत्ता के अंदर भी हम लोग पार्क सर्कस, जादवपुर, खिदिरपुर, मटिया बुरुज, संतोषपुर, ये सारे जगह पे हमने अपने लोगों के ज़रिए से इन लोगों तक खाना पहुंचाया। सर, अभी चूँकि मुल्क में एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, आप देख सकते हैं कि माहौल जिस तरीके से कोविड-19 जो केसेस जो निकला पिछले कुछ महीनों में, उसमें दिल्ली में मरकज़ जो है तबलीगी मरकज़ पर पूरा ब्लेम कर दिया गया कि उन लोगों की वजह से ही हुआ। ये किस हद तक आपका इस पर क्या राय है, क्या मशवरा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, आपका क्या व्यू है? देखिए, ये इस बार पे मैंने इससे पहले भी इस बात को रखा मैंने, तबलीगी जमात जो है ये बीजेपी का एक साजिश थी। ये ने बीजेपी इसके ऊपर पॉलिटिक्स करना चाहा और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना फॉल्ट को छुपाने के लिए इसको मरकज़ के ऊपर इसको डाल दिया गया। दरहकीकत ये है, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मरकज़ को और भी ज़्यादा सिंसियर होना चाहिए था। मरकज़ अपना जिस तरह से उसके पास भी लॉजिक है, लेकिन जो सोचने वाली बात है, मरकज़ को और भी ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए था, जो मरकज़ ने किया नहीं। ये एक तो हमारे ख्याल से ये एक हमारा फॉल्ट है। लेकिन उससे ज़्यादा फॉल्ट अगर देखा जाए तो ये दिल्ली पुलिस का फॉल्ट था, क्योंकि इनके पास दिल्ली पुलिस के सामने मरकज़ और दिल्ली निजामुद्दीन के पुलिस स्टेशन के अंदर 200 मीटर के भी फैसला शायद नहीं है। तो ये पूरे दिल्ली पुलिस के, निजामुद्दीन पुलिस के नॉलेज में ये काम हुआ। तो इसमें मरकज़ को हम पूरा दोषी ठहराना एक गलत बात है। और दूसरी बात ये है कि ये जो आज इसको हिंदुस्तान के अंदर इसको एक मुद्दा बना दिया गया ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना फॉल्ट को छुपा पाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है। जब इसको लॉकडाउन को और स्ट्रिक्टली बनाना चाहिए था, वो नहीं किया। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसको समझना चाहिए, ख़ास तौर से कुछ लोग जो दूसरे कम्युनिटी से हैं, इनका अंदर एक इनके जहन पे एक गलतफहमी डाल दिया गया कि मुसलमान ये कोविड को फैला रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दिया, जबकि ऑलरेडी कोरोना वायरस वर्ल्ड वाइड इसको ये स्प्रेड कर चुका था, फिर भी उस वक्त हमारे यहाँ से दिल्ली से फॉरेनर्स लोग आना शुरू कर दिए। तो इसमें तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, सारे लोग के अंदर ये फॉल्ट है। अब इस फॉल्ट को सिर्फ निजामुद्दीन को देना एक तरह से गलत, एक कम्युनिटी के ऊपर ज़बरदस्ती जुल्म करना। क्योंकि हमने देखा ये जिस तरीके से 15-20 दिनों से मीडिया में इस चीज़ का चर्चा हुआ और उसका जो परिणाम देखने को मिला कि कई जगह पर जो सब्ज़ी वाले हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम्स कम्युनिटी के सब्ज़ी वालों को लेकर के सोशली बॉयकॉट करने की कोशिश की गई। इन सब चीज़ों पर क्या आपका ख्याल है सर? ये तो आरएसएस का एक एजेंडा बहुत पहले से है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और ये मुसलमान को इससे दूर रखना चाहते हैं। तो ये इनके पास एक पॉइंट आ गया कि अब मुसलमान से ख़रीदना। अगर इनके अंदर हकीकत में जो कहते हैं, ये हिंदुस्तानी का सवाल नहीं है, ये उन भक्तों का सवाल है जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं। आज आपको खबर है कल यूएई से करोड़ों रुपए का मेडिकल इक्विपमेंट्स आया। तो ये लोग बोले कि नहीं देंगे। निजामुद्दीन में जो लोग मरकज़ में प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, तो ये इनके प्रोटेस्ट कर रहे कि ये मुसलमान का प्लाज्मा हम नहीं लेंगे। ज़्यादातर वो प्लाज्मा कहाँ पे जा रहा है वो हमें पता है, लेकिन हमने ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। तो हम इसको हिंदू मुस्लिम के ज़रिए से नहीं देखेंगे और उन लोग, वो नादान लोग जो हिंदुस्तान के खूबसूरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन लोगों के ख़िलाफ़ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2-2 रुपया में आईटी सेल में लोगों को बैठा के रखे हैं। अब ये बात आप कहेंगे तो बस इसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन जो समझदार हैं, वो हिंदू मुस्लिम सारे लोग को पता है, ये जो है आरएसएस का एक पेंच है। ये दाव पेंच में हिंदुस्तान के बहुत मासूम लोग जो हिंदू कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं, वो भी फंस चुके हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। আষাঢ়ের কোন ভিজা পথে এলো এলো রে এলো আমার ঘর ভাঙা শ্রাবণ, কোন ভিজা পথে এলো এলো রে এলো আমার দুরন্ত শ্রাবণ।
চুনি নদীর ঘূর্ণিপাকে যেথা পড়ল চর, এই চরেতে বেঁধে ছিলাম বসতি এক ঘর।